वंदे मातरम बेटा। नमस्कार सभी को। कल अपन लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, ध्यान है? रिवाइज कर लिया होगा आप लोगों ने, करा? हम्म अरे कल क्या क्या पढ़ा था और वो रिवाइज कर लिया आप लोगों ने? बहुत कम लोगों ने किया, है ना? और उसको रिवाइज करो। कल अपन लोगों ने पढ़ा था, जो लोग कल नहीं देख पाए थे उसी के आगे की बात मैं करने जा रहा हूँ। कल अपन ने स्थानीय मान और वास्तविक मानों के बारे में बात की थी बेटा। उस पे बेस्ड किस टाइप के पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं वो बात की थी। प्राकृत संख्याओं की योग के बारे में बात की थी। प्राकृत संख्याओं के वर्गों के योग के बारे में बात की थी। उनके घनों के योग के बारे में बात की थी। उस पे बेस्ड अलग अलग जो पैटर्न्स होते थे उनको अपन लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है। फिर कल शायद एंड में आते आते अपन ने जो कल वाला लेक्चर था वो अपन ने छोड़ा था कि अभाज्य संख्याएं के बारे में शायद अपन बात कर चुके थे और एक भाज्य संख्याओं के बारे में बात कर चुके थे कि अभाज्य और भाज्य, है ना, इनके बारे में बात कर चुके थे। तो जैसे कि अपन लोगों ने अभाज्य के बारे में बात की थी, तो अभाज्य संख्याएं किनको कहा गया था? ऐसी संख्याएं जो खुद से या एक से विभाजित होती हों और जिसमें किसी का भी भाग नहीं जाता, तो वो क्या कहलाती है? अभाज्य संख्याएं कहलाती। और भाज्य संख्याओं के बारे में बात की थी। तो भाज्य संख्याओं के बारे में बात करते वक्त अपन ने कहा था कि जस्ट उसका रिवर्स है कि एक और खुद का तो जाए जाए, इसके अलावा भी कम से कम किसी अन्य एक संख्या का भाग जाना जरूरी है। तो वो अभाज्य की अपन ने बात की थी। जैसे देखो बेटा, मान लिया जैसे 3 है। 3 क्या अभाज्य संख्या है? क्योंकि इसमें एक का भाग जाता है और 3 का जाता है, इसके अलावा तो किसी का नहीं जाता। तो इसको अपन ने अभाज्य संख्या कह दिया था, अभाज्य। और 6, 6 में एक का भी जाता है, 6 का भी जाता है, बट 2 का भी जाता है और 3 का भी जाता है, इसलिए अपन ने इसको क्या कह दिया था? भाज्य कह दिया। तो भाज्य और अभाज्य का ये बेसिक डिफरेंस आप लोगों के दिमाग में बैठ जाना चाहिए। ठीक। आज अभाज्य और भाज्य के ऊपर क्यों बात कर रहा हूं? क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस में और पैटर्न्स में और कई बार पूछ लेता है कि एक वर्ड और आता है कि आज अपन बात करेंगे इनके भाज्य और अभाज्य पे, गुणनखंड पे बेस्ड क्वेश्चंस। गुणनखंड, क्या बात कर रहे हैं? गुणनखंड, फैक्टराइजेशन। किसकी बात करें बेटा? फैक्टराइजेशन या गुणनखंड की अपन लोग बात करने वाले। ठीक। गुणनखंड क्या होता है? नाम से जाहिर हो रहा है कि गुणा के रूप में कोई भी संख्या अगर आपको दी हुई है तो उसके टुकड़े करने हैं, उसके खंड करने हैं आपको गुणन के रूप में। जैसे मान लिया 6 है तो 6 के गुणनखंड क्या हो गए? 2 गुणा 3, है बाद में ये इसके गुणनखंड हो गए। ये प्रॉपर आंसर नहीं दे रहा हूं मैं आपको, मैं एक केवल सिंपल एक टुकड़ा करने का वे बता रहा हूं। नहीं तो एक्चुअल में क्या होता है, गुणनखंड, किसी भी संख्या के गुणनखंड निकालते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि उस संख्या में किस किस चीज का भाग जा रहा है वो उसके गुणनखंड कहलाएंगे। जैसे 6 है तो 6 में तो 1 का भी जाता है, 2 का भी जाता है, 3 का भी जाता है और 6 का भी जाता है। तो इसके गुणनखंड अगर अपन बात करें तो यानी गुणनखंड क्या कहलाएंगे? इसके गुणनखंड 2 भी कहलाएगा, 3 भी कहलाएगा, 1 भी कहलाएगा और 6 भी कहलाएगा। आई बात में? तो कहने का मतलब ये तो उसके गुणनखंडों की संख्या हो गई। और ये 2 और 3, ये जो मैंने इस फॉर्म में लिखा है, ये इसके देखो 2 और 3, ये भी एक अभाज्य संख्या है, ये भी एक अभाज्य संख्या है। ये क्या कहलाएंगे? 6 के अभाज्य गुणनखंड कहलाएंगे। अंतर समझना वर्ड गुणनखंड में और अभाज्य गुणनखंड के अंदर। 2 और 3 तो क्या कहलाएंगे? इसके अभाज्य गुणनखंड कहलाएंगे। और 1 है, 2 है, 3 है, 6, ये क्या कहलाएंगे बेटा? इसके गुणनखंड कहलाएंगे। तो क्वेश्चन आ भी जाता है क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन जब भी आप, अब इसकी जरूरत कहाँ कहाँ पड़ती है अपन लोगों को कि गुणनखंडों की जरूरत बहुत पड़ती है एलसीएम निकालने में, एचसीएफ निकालने के अंदर, है ना। और कोई भी संख्या, अब एलसीएम और एचसीएफ देखो हर चीज एक दूसरे से लिंक है। जैसे मैंने आपको बोल दिया 3/4 प्लस 7/9, कहने को तो ये रेशनल नंबर्स का जोड़ का सवाल आ गया एक तरीके से, बट इसमें निश्चित है जोड़ोगे कैसे कि जब तक इसका एलसीएम नहीं निकालोगे। अब एलसीएम कब निकालोगे? जब आपको उसके गुणनखंड करने आएंगे एक तरीके। तो कहने का मतलब मैथ्स में क्या होता है बेटा, एक हर चीज एक दूसरे से इंटरलिंक है। आई बात में
इसलिए ये कराना जरूरी है। कहने को तो आपको ये कुछ नहीं कि 30-40 क्वेश्चन, 40-50 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के पे करा दें, 40-50 क्वेश्चन दूसरे टॉपिक पे करा दें, 40-50 यानी 200-250 क्वेश्चन आपको ये करा दे रही है। नहीं, उससे कितना ले लो, मैं कह रहा हूँ आप चाहे से 10 बुक्स आप ले आओ, चाहे से मैथमेटिक्स की फर्स्ट ग्रेड एग्जाम की, आप मैथमेटिक्स की 10 बुक्स आपके पास घर पे लाके रख लो और उसमें जो टॉपिक से रिलेटेड है ना प्रॉब्लम्स कर लो। हो सकता है कि उन 10 बुक में से है तो वो टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस तो सारे जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस उन बुक्स में दिए हुए होंगे, तो डेफिनेटली किस चीज में दिए होंगे, उन पे सिलेबस के अकॉर्डिंग ही दिए होंगे। बट हो सकता है कि उन, मैं क्या कह रहा हूँ आपको, ये इस वे से क्यों पढ़ाना पड़ रहा है मुझे या क्यों पढ़ा रहा हूं मैं, कि मैं चाहता हूं कि जब तक आपके कंसेप्ट डेवलप नहीं होंगे आप पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। और अल्टीमेटली यही होता है कि एंड में जाते जाते यार हो नहीं रही है, अपन इसके क्वेश्चन छोड़ देते हैं, फिर वापस वो वही ढाक के 3 बात आ जाती है। बेसिकली प्रॉब्लम इसमें यही होती है कि ये आप लोग क्या करते हो, डायरेक्ट क्वेश्चंस पे जाते हो, उसके कंसेप्ट आपके पास है नहीं, और उस चक्कर में क्या होता है कि वो क्वेश्चंस वहां पे अटेम्प्ट नहीं हो पाते हैं आपको, क्योंकि थ्योरी क्लियर नहीं है। आप एक सिंपल सी बात करो, मैंने कहा 10 बुक्स आप घर पे ले लो और आपके पास 4-5 जो मैथ्स के आपके ये टॉपिक्स दे रखे हैं, उसमें हर टॉपिक पे रिलेटेड मान लें कि 50-50-50 अगर आपके पास क्वेश्चन दे रखे हैं, तो आप 500 क्वेश्चन हो गए समझ लो आपके। 10 बुक में से 500 क्वेश्चंस हो गए। और बेटा कोई अतिशोक्ति नहीं है इस चीज के अंदर, उन 500 क्वेश्चंस में से एक भी नहीं आए। मैं क्या वर्ड बोल रहा हूं, उन 500 क्वेश्चंस में से एक भी नहीं आए। हाँ, उस पैटर्न के आ सकते हैं। अब वो इस पैटर्न के आ सकते हैं, तो पैटर्न क्लियर करने के लिए आपके दिमाग में कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज क्या होगा, आपको क्रैमिंग करनी पड़ेगी, आपको उन क्वेश्चंस को याद रखना पड़ेगा दिमाग में, जैसे तब जाके आप वो करोगे। जैसे उससे थोड़ा सा भी डिफर कर दिया, लैंग्वेज को थोड़ा सा भी चेंज कर दिया, तो आप फिर गच्चा खा जाओगे, फिर आप उस क्वेश्चन को छोड़ के आओगे एक तरीके से। तो इसलिए कह रहा हूं कि वो अपने मारवाड़ी में कहावत है कि अभी बेटी बाप के है, अपने पढ़ने का जो तरीका है उसको बदलो, है ना, उसी से ही क्वेश्चंस निकल के आने। और तरीका यही था, कल मैंने आपको कहा था कि वापस में आने आपकी स्टार्ट किया है मैंने, तो आज की डेट में 24 आवर्स लगभग हो गए, और आज की डेट में आपको कम से कम स्थानीय मान के, वास्तविक मान और प्राकृत संख्याओं वो उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए थी, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट अपने अपने टाइप से, है ना। और देखिए टेलीग्राम पे मेरे को भेज के देखते कि सर हमने ये किया, तो मेरे को भी खुशी होती कि बच्चे पढ़ रहे हैं एक तरीके से। पर अभी मेरे को पता ही नहीं कि कौन उस चीज को रेगुलर ले रहा है, कौन उस चीज को रेगुलर नहीं ले रहा। और जब तक आप कोई गोल सेट नहीं करोगे आपके दिमाग में, मेरे को आज का टारगेट ये करना है, ये टॉपिक डेली करना है, तो जब तक बेटा कुछ नहीं होने वाला। इसलिए इस चीज को समझो आप, नहीं तो बेकार है अपन समय नष्ट कर रहे हो आप लोग और कुछ भी नहीं कर रहे हो, इसलिए करो इनको। अब बेटा जैसे अपन अभाज्य गुणन की बात करते हैं, जैसे मैंने लिखा 27,720, एक कोई अंक लिख दिया, कोई संख्या आपके सामने लिख दी मैंने 27,720। इस एग्जाम्पल के माध्यम से, इस एग्जाम्पल के माध्यम से आपको कई कंसेप्ट सीखने हैं गुणनखंड के। आ रही बात समझ में? मैंने लिख दिया बेटा 27,720, और अब इसके 27,720 के अभाज्य गुणनखंड निकालो, इसके टुकड़े करो। आई बात में? तो टुकड़े डायरेक्ट 6 था तो अपने 6 के तो आपने 2 और 3 आपने लिख दिया क्योंकि आपको वर्बली याद था, या 8 है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख दिया, या 9 है तो 3 इंटू 3 लिख दिया, है ना, 4 है तो 2, 12 है तो 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख दिया। बट बेटा अब जैसे ये आ गया कि 27,720, ठीक है, इस 27,720 के अगर आपको अभाज्य गुणनखंड करने हैं तो करने का तरीका आपका वो का वही रहने वाला है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर जो है इससे आपको काम में लेना है। ये यहां सीख लिया अपन ने तो आपके एलसीएम एचसीएफ भी निकालने में वहां पे आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो अब जैसे क्या कि वही 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 2 छिंग 12, ये 0 चेक कर लेना बेटा, कहीं जल्दबाजी में गलती है। 2 छिंग 12, 2 नाम 18, 2 तिया 6, ये 0, फिर ये 2 से जा रहा है, 2 तिया 6, 2 तो चौका 8, 2 छिंग 12, 2 पंजे 10, 5 आ गया एंड में, तो 2 से जाएगा नहीं, 3 3 3 से जा रहा है, कोई बात नहीं, पहले 5 या 3 ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 3 5 से जा रहा है,
5 छंग 30, 5 नाम 45, 5 तियां 15, फिर 3 से जा रहा है, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 एकम 3, फिर 3 से जा रहा है, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, फिर बेटा 7 से जा रहा है, और फिर ये 11 से जा रहा है। तो कहने का मतलब बेटा ये है कि आपने 27,720 जो था इसके अभाज्य गुणनखंड इस विधि से किए, और विधि क्या है, कुछ नहीं, संख्या से भाग देते जाओ, जो शेष जो भागफल आ रहा है वो यहाँ नीचे ले सकते हो। फिर ये प्रक्रिया तब तक करनी है जब तक कि आपके एंड में एक नहीं आ जाए, एक नहीं आ जाए जब तक कि आपको ये प्रक्रिया करनी है। तो बेटा अब इसके गुणनखंड क्या आ गए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 11, ये इसके गुणनखंड आ गए आपके पास। ठीक है, इसको घातों के रूप में लिख दो। अब घातों के रूप में लिखूंगा, 2 कितनी बार है बेटा, 3 बार, तो 2 की घात 3, 3 कितनी बार है, 2 बार, 3 की घात 2, 5 कितनी बार है, 1 बार, 7 कितनी बार है, 1 बार, 11 कितनी बार है, 1 बार। ये घातों के रूप में लिख दिया। ठीक है, अब आपके सामने क्या बात हो रही है, ये इसके अभाज्य गुणनखंड आ गए। तो अब आपसे क्या होगा कि कोई भी नंबर दे देगा, जैसे ये नंबर दिया, और आपसे डायरेक्ट ये पूछता है कि इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, पहला सूत्र, जब भी पूछे अभाज्य तो क्या करो, आप जो अभाज्य गुणनखंड निकालते हो उनको घातों के रूप में लिखो, और जो घाते हैं ना बेटा इनको जोड़ दो आप। जैसे यहां पे क्या हो जाएगा, 3 है, फिर घात 2 है, फिर घात 1 है, फिर घात 1 है, फिर घात 1 है, तो कितना हो गया आपके पास, 3 2 5 6 7 8। तो आपसे यह पूछा जाता है अगर एग्जाम में कि 27,720 में कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या क्या होगी, तो वो आप क्या बताओगे, ये 8 बता दोगे। यानी जो घात, पहले इनके अभाज्य गुणनखंड निकालो, फिर उसके बाद उनको घातों के रूप में लिख के जो घाते आते हैं उन घातों को जोड़ दोगे। तो ये ट्रिक आपको काम में लेनी है, जब भी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालने को आ जाए तो जो घात है उन घातों को आपस में जोड़ दो, तो वो 8 आई, तो 8 ही इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे। देख लो, गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 इसके। तो जब भी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या की बात आ जाए तो आपको इस टाइप से काम में लेना है। ओके, अब एक चीज मैं लिख रहा हूं बेटा, एक सूत्र, कॉमन सूत्र बना देते हैं अपन। जैसे मान लिया कोई संख्या n है, मान लिया कोई संख्या n है, मान लिया वही n का मान यहाँ पे कितना है, 27,720 लिखा था ना अपन ने, वो संख्या मान लिया वही 27,720, ये n का मान है। अब इसके गुणनखंड आते हैं, गुणनखंड आते हैं तो अपन ने लिख दिया p की घात a, p q की घात b, r की घात c, s की घात d, t की घात k। समझ लो कि इसके गुणनखंड ये आते हैं पी क्यू आर एस टी। पी क्यू आर एस टी का मतलब, पी का मतलब यहाँ पे क्या है, इसके हिसाब से 2 है, क्यू का मतलब 3 है, आर का मतलब 5 है, एस का मतलब 7 है, और टी का मतलब 11। बात समझ में आ रही है, मैंने एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दी। तो जब भी किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड आप निकालोगे और ए बी सी डी के, तो ए का मान 3, बी का मान इससे तुलना करो 2, सी का मान 1, डी का मान भी 1 और के का मान भी 1, तो आपने एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दी।
तो जब भी बेटा आपको पहला सूत्र आपको क्या लिखना है कि जब भी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालने को आ जाए तो आपको सूत्र क्या काम में ले लेना है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बराबर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस के। ये एक सूत्र हो गया एक तरीके से। तो क्या करना है कि कोई भी संख्या के अभाज्य गुणन निकाल के उसकी घातों को आपस में जोड़ दोगे तो कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, जैसे यहाँ पे 8 आई थी ना, तो अब ये सूत्र हमेशा के लिए याद रख लो शॉर्टकट ट्रिक की फॉर्म में कि आपको जब भी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालने को आ जाए तो आपको घातों को जोड़ देना। अब मैं बात कर रहा हूं कि गुणनखंडों की संख्या, देखो यहां पे क्या था, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है और यहां बोल रहा हूं मैं गुणनखंडों की संख्या, ये शब्दों का ही खेल है। आप जल्दबाजी में क्या पढ़ के क्या आते हो, इसके लिए सूत्र क्या काम में लेना आपको, डायरेक्ट जो अभाज्य गुणनखंड आए वो उनकी घातों में एक एक जोड़ दो और गुणा कर दो। ये सूत्र काम में लेना है। जैसे अब मैं इस अभाज्य गुणनखंड का अंतर बताया था मैंने, 6 का एग्जांपल लेके 6 के अभाज्य गुणनखंड तो 2 और 3 कहा था मैंने, और गुणनखंड क्या कहा था, 1 2 3 6। तो अभाज्य गुणनखंड पूछ रहा था तो क्या आ रहे थे, 4 आ रहे थे, मतलब कि 2 और 3 यानी 2 आ रहे थे। और गुणनखंड पूछेगा तो क्या आएंगे आपके पास, 1 2 3 4, 4 गुणनखंड। अब देखो कैसे, अब जैसे यही था 27,720, ये घात के रूप में लिखा हुआ है। अब देखो बेटा इससे उदाहरण ले लेते हैं, ए कितना है 3, 3 प्लस 1, बी कितना है 2, 2 प्लस 1, सी कितना है 1, तो 1 प्लस 1, डी कितना है 1, 1 प्लस 1, और के कितना है 1, तो 1 प्लस 1। तो क्या हो जाएगा, 3 और 1 4, 2 और 1 3, 1 और 1 2, 1 और 1 2, 1 और 1 2, तो क्या हो गया, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 दूना 48, 48 दूना 96। ये इसके गुणनखंड आएंगे, ये क्या आएंगे इसके बेटा, गुणनखंड आएंगे। यानी 27,720 में 96 संख्याएं ऐसी हैं जिनका भाग जाता है, जिनके, समझ में आ रही है बात इसी। जैसे अपने 6 था, 6 में कितनी संख्या में जाता है, 1 2 3 4, 4 का जा रहा था ना, ऐसे 27,720 में कितने का जा सकता है, 96 संख्याओं का भाग। तो ये सूत्र आपको याद रखना है कि जब भी गुणनखंडों की संख्या निकालने को आ जाए तब आपको क्या करना है, घातों में एक एक जोड़ करके, पहले अभाज्य गुणनखंड जो निकाले हुए हैं उन घातों में एक एक जोड़ करके उनको आपस में गुणा कर दोगे तो गुणनखंडों की संख्या जाएगी। तो ये एक सूत्र आपको दिमाग में रखना, ये ट्रिक वहां पे स्पीड बढ़ाने के लिए, शॉर्टकट के लिए। अब एक्चुअल में क्या होता है, मान लिया कि यही क्वेश्चन आता, 27,720 के गुणनखंडों की संख्या बताओ। क्वेश्चन क्या पूछा है पेपर में, 720 के 27,720 के गुणनखंडों की संख्या बताओ। आप और एक्साइटेड हो गए, अरे वो तो आता है, सर ने क्या बताया था, इसके अभाज्य गुणनखंड निकालो। आपने अभाज्य गुणनखंड फटाफट से निकाल के आपने ये लिख भी दिया। फिर सर ने क्या कहता, बस जो घाते हैं उनको जोड़ लो, 3 2 5 6 7 8, और आप 8 उत्तर करके आगे। और उन 4 ऑप्शन में 8 भी कहीं ना कहीं लिखा हुआ मिलेगा जरूर, क्योंकि उसको मालूम बच्चा कहाँ कंफ्यूज होगा। बट उसने पूछा अपने को गुणनखंडों की संख्या पूछा है, उसने अभाज्य वर्ड नहीं दिया। बस जिसने ये अंतर नहीं समझा, ये ध्यान नहीं दिया, वो जल्दबाजी के अंदर ये चीज करके आ गया। और जिसने केवल देखा यार इसमें तो अभाज्य देने का गुणनखंडों की संख्या पूछी, तो वो कौन सा सूत्र इस्तेमाल करेगा, वो ये वाला सूत्र इस्तेमाल करेगा। और ये वाला सूत्र इस्तेमाल करेगा तो उत्तर क्या होगा, 96 भी होगा उसके अंदर कहीं ना कहीं। और 96 पे टिके तो उसका तो सही है और उसका गलत। तो ये होता है, ऐसा नहीं कि अपने को आता नहीं है। यानी ये बात होती है कि कितना माइन्यूटली आपने थ्योरी को पढ़ा है, कितनी माइन्यूटली किसी चीज को आपने देखा है, उस कंसेप्ट को समझा है। नहीं तो आपकी पूरी मेहनत पे पानी फिर गया, आपको आते हुए भी आपका काम गलत हो गया एक तरीके से। ठीक है बेटा ये। और तीसरी चीज इसमें कि जैसे ये अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, है ना, यानी भाजक कितने कितने भाजक हैं, कितने टाइप के हैं। तो एक तीसरा और लिख लो इसके लिए,
मैंने क्या लिखा, अभाज्य भाजकों की संख्या। अब इसमें अभाज्य भाजक कौन कौन से, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है। तो ये कितने हैं, 5 है ना। कि अभाज्य कौन कौन सारे, 1 2 3 4 5, तो यानी अब वो हो गई 5। तो इन किसी भी गुणनखंड से रिलेटेड जो भी संभावित प्रश्न है घुमाने के लिए जो पूछ सकता है, वो ये पूछ सकता है क्या, कोई संख्या दे देगा आपको, संख्या के अभाज्य गुणनखंड करवा लेगा। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद आपसे पूछेगा कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं, तो वो आपको इस सूत्र से निकालनी है। गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं, वो इस सूत्र से निकालनी है। और अभाज्य भाजकों की संख्या कितनी है, तो कुछ नहीं, बस वो काउंट कर लो कि घाते के आधार कितने, 1 2 3 4 और 5, एक 2 है, एक 3 है, एक 5, एक 7 है, 11 है, ये 5 होते हैं, नहीं, ये भाजकों की संख्या हो गई इसकी, या गुणनखंडों की संख्या हो गई एक तरीके से। तो बेटा ये कंसेप्ट आपके अब क्लियर हो जाना चाहिए। इससे बेटर तरीके से न तो आपके पास समय न बताया नहीं जा सकता, पर इस पे बेस अब अपने मन से 10-15 क्वेश्चंस उनके अभाज्य गुणनखंड निकाल के आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको आइडियाज होने लग जाएंगे। आ रही बात समझ में? ठीक है। अब एक एग्जांपल मैं लिखता हूं आपको। जैसे बताओ मेरे को कि 5 की घात 3 गुणा 7 की घात 4 गुणा 6 की घात 3 गुणा 11 की घात 2, ये कोई किसी संख्या के गुणनखंड करें, तो मेरे को बताओ इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। मैं क्या पूछ रहा हूं, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, निकालो देखे सब। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, ईमानदारी से आप आंसर दो, अपने अपने मन के अंदर आंसर दे दो। क्या सर ने बताया था ये बस घातों को जोड़ना ही, तो अभाज्य गुणनखंड कैसे, घातों को जोड़ना ही तो है बेटा। तो फटाक से जोड़ो, देखे क्या आ गया, 3 4 7 7 3 10 और 2 12। अब अपने मन में आंसर ले लो कि 12 कितने लोगों ने निकाल लिया, फटाफट स्पीड बढ़ाओ, है ना भाई। सूत्र ही तो था कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछिए, ये बने हुए गुणनखंड बने हुए, अपने घाते ही तो जोड़नी थी, ए बी सी डी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, सब नहीं बताया तो 4 3 7 7 3 10 2 12, कितने लोगों का आ गया उत्तर 12 अपने मन में, ठीक है आ गया। तो बहुत बुरी बात है अगर 12 उत्तर आया है तो, क्यों, अपना एनालिसिस खुद ही कर लेना। मैं एक छोटी सी बात है बेटा, इसने पूछा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अरे तो पहले नजर तो मार लो ये अभाज्य है भी नहीं है। 5 अभाज्य है, 7 अभाज्य है, ये 6 अभाज्य है क्या, 11 अभाज्य, तो 6 अभाज्य नहीं है ना, नहीं है तो इसको तोड़ो। जैसे 5 की घात 3 7 की घात 4 का तो कुछ नहीं कर सकते, पर 6 को तो तोड़ोगे ना, 2 की घात 3 2 इंटू 3 और फिर घात ओवरऑल 3 है, और ये 11 की घात 2। अब देखो 5 की घात 3 7 की घात 4, ये 2 की घात भी 3 3 की घात भी 3 और ये 11 की घात भी 2। अब देखो 5 7 2 3 11 सारी संख्या अभाज्य है कि नहीं है। अब निकालो तो उत्तर क्या आएगा, 3 4 7 3 10 3 13 2 15। ये बताओ कितने लोगों का ये उत्तर आया था, अपने आप एनालिसिस कर लो। मैथ्स कह रहा हूं बेटा इतनी इजी और इतनी इंटरेस्टिंग चीज होती है, एक बार किसी के बच्चों के कंसेप्ट समझ में आ गया, मेरे शब्दों, उन शब्दों को अगर आपने समझ लिया, उन शब्दों को आपने पढ़ना सीख लिया वहां पे एग्जाम के अंदर, तो आप मात नहीं खाओगे। नहीं तो आप सोचो वो इतनी आसान चीज नहीं देता, उसने ये लिख दिया, अरे आपने बोला सर ने तो बता रखा, वो सूत्री तो है, सीधा घातों को जोड़ना है, और ये फटाक से आपने 12 निकाले, और निश्चित रूप से कई लोगों ने निकाला होगा, आपकी ऑनेस्टी आपके हाथ में। पर ये बताओ कि 15 कितने लोगों ने निकाला था। और अपन सोचते हैं कि अपने को तो आता था, अपन तो पढ़ के आए ना, ये हो गया क्वेश्चन तो गलत वहां पे। क्योंकि वर्ड पे ध्यान दो, मैं साफ इसलिए लिखा भी कि सर ने जल्दबाजी में जानबूझ के धीरे बोला, उसको तेज बोला, मैंने तो लिख दिया ना अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य तो देखो सर ये अभाज्य है क्या 6, आप कैसे जा रहे हो। इस एक छोटी सी चीज पे मैं इतनी देर से बोल रहा हूं, तो उसकी कोई अहमियत समझना उस चीज को। यानी इस एक छोटी सी चीज के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूं कि मैथ्स का पढ़ने का नजरिया आप लोगों का क्या होना चाहिए। नहीं तो कुछ सेकंड्स में ये चीज आगे बढ़ाई जा सकती है, दुनिया बढ़ा भी रही है।
अब इसमें चाहे आप मुझे बेवकूफ कह सकते हो, फिर मेरे को मालूम है कि ये फाउंडेशन क्या काम में आने वाली है। आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल 8 महीने बाद 9 महीने बाद जो रहने वाला है, वो क्या गजब रहने वाला है। इसलिए ये चीजें बहुत जरूरी है, बेसिक्स बहुत जरूरी है ये। नहीं तो क्वेश्चंस तो क्या डायरेक्ट क्या गुणनखंड, तो अरे गुणनखंड का तो वर्ड सुनते कई मातों के कई लोगों के माथे में शिकन आ गई होगी, अरे ऐसा गुणनखंड करने तो आते हैं एक तरीके से। अरे गुणनखंड करने आते हैं वो एक अलग चीज है, और उस गुणनखंड पे घुमाव क्या आता है ना, वो घुमाव में वो क्वेश्चंस किस टाइप से पुट होते हैं वो एक अलग चीज है। अब इसी के अंदर ये तो क्या क्या अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आ गई। अब इसी में अगर आपसे पूछता है कि टोटल गुणनखंडों की संख्या, वो संख्या क्या होगी, वो तो इनको आपस में गुणा करेंगे आ जाएगी, जो करोड़ों में आएगी वो तो। पर अब गुणनखंडों की संख्या पूछे, केवल केवल गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या, तो फटाक से अब वो सूत्र आपने देख लो क्या था कि 3+1 a+1 था ना, तो 3+1, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 3+1 4, 4+1 5, 3+1 4, 3+1 4, 2+1 3, 5 चौक 20, 20 चौक 80, 8 चौक 320, 320 32 32 या 66, और ये 4 में 900, ये आंसर आ गया आपके पास। यानी इनको गुणा करो, इतनी संख्याएं होंगी, मतलब कि गुणनखंड तो इसके इतने होंगे एक तरीके। तो क्या पूछा जा रहा है वो आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इस चीज को ध्यान में रखनी आपको जरूरी है। मेरी बात में इसका मतलब गुणनखंड का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब इस पे बेस बेटा आपसे रिक्वेस्ट है, रेगुलर प्रैक्टिस करो, रजिस्टर्स लेके बैठो, उतारो जिसको जो उतारना, जिसको नोट्स प्रिपेयर करने जैसे वो जो चीज करना। बाकी जब मैं पेपर टेस्ट सीरीज में दूंगा तो पेपर्स के अंदर आपको मिल जाएगा, कुछ लोगों को एप्लीकेशन के माध्यम से मिल जाएगा, जिसको नहीं तो मैं टेलीग्राम पे भी डालूंगा, टेलीग्राम से देख लेना, आप कैसे भी कर लेना, और उनका मेरे को रिप्लाई करना सीखो एक तरीके से, ठीक है। जो ऐप के माध्यम से नहीं होंगे तो निश्चित है कि वो कम से कम मेरे से इंटरेक्ट तो करो, तो कम से कम टेलीग्राम पे आंसर्स लिखो कि मतलब कि भेज के कि हाँ भाई ये, ताकि आपकी एक रेगुलर प्रैक्टिस सी रहे। आ रही बात में, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखनी है। एक वर्ड बेटा और आता है कई बार संख्याओं में, सहअभाज्य। क्या वर्ड काम में ले रहा हूं मैं, सहअभाज्य, जिसको बोलते हैं को प्राइम। बस नंबर समझ लो, क्योंकि कई बार ये संख्या आ जाती है कि सहअभाज्य, को प्राइम, ऐसी दो संख्याएं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं हो। मेरी बात समझ आ गई, या जिनका मैसेप या HCF एक आए, जैसे 5,7, कुछ कॉमन है क्या, ऐसा कोई नंबर है कॉमन का मतलब ऐसा कोई अंक है जिस जो 5 को भी भाग देता हो और 7 को भी भाग देता हो, ऐसा कोई कॉमन अंक है क्या, नहीं है ना। तो 5 और 7 क्या कहलाएंगे बेटा, को प्राइम नंबर कहलाएंगे, सहअभाज्य कहलाएंगे, या 7 11 या 11 13, तो ऐसे एग्जांपल्स आपने मन में, तो ये को प्राइम का कंसेप्ट आपके दिमाग में अब बैठ जाना चाहिए कि कोई भी पूछे अपने से कि सहअभाज्य संख्या क्या होती, तो कहते हो क्या इतना इजी आ जाएगा, कि आ जाता क्या सर कि सहअभाज्य, ठीक है। ये कंसेप्ट के लिए बहुत जरूरी है आपके दिमाग में कि क्या सहअभाज्य ये वर्ड आ जाए तो आप सोचो कि क्या, क्योंकि अपन जिस लेवल का एग्जाम देने जा रहे हैं तो इतना इजी गोइंग नहीं होता, कोई एक छोटे शब्दों पे आपको क्वेश्चन में कंफ्यूज कर देता है और उसके बाद उस शब्द का अर्थ नहीं मालूम होता तो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते हो, तो बाकी कैलकुलेशन आपको ऐसा लगता है कि इजी है। भाई यही सिंपल सी बात कर दे कि मान लिया आपको यही कह दे कि दो को प्राइम नंबर का लघुत्तम निकालो, दो को प्राइम नंबर का लघुत्तम निकालो, कोई से भी दो, एक एग्जांपल दे दिया कि आपके 10 से छोटे, क्या बोल रहा हूं मैं, क्वेश्चन समझना, आपको क्वेश्चन दे दिया आपसे 4 से बड़ा और 10 से छोटे दो को प्राइम नंबर के लघुत्तम निकालो, तो अब आप सोचोगे कि यार कितनी सी छोटी सी, 4 से तो बड़ा 10 से छोटा, 4 से बड़ा 10 से छोटा, अब आपने नंबर भी लिख लिए, 4 से बड़ा 5 6 7 8 9,
ये नंबर हो गए साहब, ठीक है सर। अब 4 से बड़ा और 10 से छोटा तो यही नंबर हो गए। अब आपसे पूछा है कि किन्हीं भी दो कोप्राइम नंबर्स के एलसीएम निकालो, लघुत्तम निकालो। तो आप क्या, जब 5 और 6, जब आपको कोप्राइम का मतलब ही नहीं मालूम होगा तो नंबर तो आपके पास 4 5 आ गए। अब इनमें करें क्या अपने को? तो आपको अगर सहभाज्य का मतलब नहीं मालूम होगा तो आप ऐसे ले सकते हो कि 5 और 6, भाई 5 और 6 दोनों ही क्या है, कोप्राइम है, सहभाज्य है। तो 5 और 6 का लघुत्तम कितना होता है, एलसीएम कितना होता है, 5 6 30, 30 उत्तर दे दोगे, 30 उसमें मिलेगा। 6 और 7 है क्या, 6 और 7 भी है, 6 सत्ते 42, इनका लघुत्तम ही आ गया, 42 आ गया। 5 और 7 है क्या, 5 और 7 भी है, 5 सत्ते 35, यानी 5 6, देखो तो ये जो नंबर्स लिखे देखो बहुत मजेदार चीज हो गई ये चीज, बात 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 के अंदर ही, कि मैथ्स का जो इंटरेस्ट है वो देखो आप, मैंने क्या बोला था, तो जैसे 5 6 7 8 9, अब कहने का मतलब अपने आप ही मैं एक क्वेश्चन बना रहा हूँ जबरदस्ती का ही। मैंने बोल दिया था कि कितनी छोटी छोटी सी चीज लिखी थी, 4 से बड़ा और 10 से छोटे कोप्राइम नंबर्स के लघुत्तम निकालो, लघुत्तम बताओ। तो अब इसने, अब वहां पे जैसे समझ लो कि ये एक ऑप्शन, ये 2 3 और बेटा ये मान लिया ये 4, कोई ये, बेटा मेरे को घास काटनी नहीं आती है, इसलिए मेरे को, मैं समय दे रहा हूं तो दे रहा हूं, आई बाद में, इसलिए समझने की कोशिश करना मैं जो जिस चीज पे पहुंचाना चाहता हूं आपको, कि अब आपके पास में, अब आपको देखो जैसे उसने ये बोला था कि बेटा कि कोप्राइम नंबर्स का बताओ, तो जब तक आपको सह अभाज्य कोप्राइम का मीनिंग नहीं मालूम होगा तब तक तो आप छेड़ ही नहीं सकते। बस आप 5 6 7 8 9, वो पीछे एक पन्ना खाली आता ना, उसके अंदर लिख के बैठ जाओगे आप। अब आपको कोप्राइम मालूम है तो, कि हाँ यार जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं हो, तो वो कोप्राइम के जोड़े कौन कौन से हो गए, 5 6 हो गया, 6 7 भी कोप्राइम है, 7 8 भी कोप्राइम है, 8 9 भी कोप्राइम है, कुछ आ रहा है क्या कॉमन, 5 7 भी कोप्राइम है, और 6 8 है क्या कोप्राइम, नहीं क्यों, इसमें भी 2 का जाता है, इसमें भी 2 का जाता है, और 7 9 भी कोप्राइम है। ठीक है बेटा, और ठीक है ये हो गए। अब कितने कोप्राइम जोड़े बन रहे हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6, है ना। अब 4 से बड़े और 10 से छोटे सहभाज्य संख्याओं की संख्या बताओ। अब वहां पे ये 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है। अब क्या लिखोगे आप उधर, जब तक आपको ये कोप्राइम का कंसेप्ट नहीं मालूम है, जब तक आप इस टाइप से जोड़े नहीं बना सकते, और इस टाइप तक जोड़े नहीं बना लोगे और फिर तब काउंट नहीं करोगे, जब तक आपका 6 आंसर नहीं आएगा। और जिसने ये सहभाज्य वर्ड आज का दिमाग में रख लिया तो आएगा घुमा करके ये फटा दे। देख लेना आप बुक्स तो 10 ले लो, उसमें 1000 एमसीक्यू भी कर लो आप, पर कंसेप्ट नहीं है तो कुछ नहीं है। वो हर चीज को नहीं बोलना, ये प्रैक्टिस से ही आता है बेटा, ये कंसेप्ट आते हैं जो प्रैक्टिस से आने। मेरी बात समझ में आ गई? तो इस चीज का एक अपने को ध्यान रखना है, क्योंकि मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता, मेहनत केवल एक बार करनी है आपको, और आपके लिए हमेशा के लिए काम आपका हो जाएगा। अब बेटा एक एग्जाम्पल के तौर पे अब मेरे को बताओ, जैसे एक एग्जाम्पल है 360 के अभाज्य गुणनखंड करो आप, 360 के अभाज्य गुणनखंड। कि आपने अभी तक क्या समझा, तो पहले तो अपन ने 360 के अभाज्य गुणनखंड 2 ये आ गए, कितना टाइम लगा, 30 सेकंड, या आपने 360 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक, अब इस पे जो क्वेश्चंस पुटअप हो सकता है क्या क्या, कि 360 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, पहला
360 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। क्या बताया था? a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, घातों को जोड़ लो अपने घाते के से 3 2, तो 3 प्लस 2 प्लस 1, 3 2 5 और 1 6, ये आ गया। तो आप जैसे अब यहाँ पे अंक कोई सा भी हो सकता है। अब ऐसे चाहे 10 MCQ दो है ना, उससे क्या फर्क पड़ना है? आपने को कंसेप्ट अपने को चाहिएगा 360 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 3 2 प्लस 1 ये 6। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन 360 के कुल गुणनखंडों की संख्या। क्या बताया था? जो घातें होती है उसमें एक एक जोड़ दो और आपस में गुणा कर दो। तो 3 घात है, 3 में 1 जोड़ा बेटा 4, a+1 बोला था ना, फिर b+1, 2 + 1 यानी 3, फिर 1 + 1 यानी 2, 4 × 12, 12 दूनी 24। तो टोटल गुणनखंड कितने होंगे? 24। यानी 360 में 24 ऐसी संख्याएं हैं जिनका भाग जा सकता है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। देखो सामने जा रहे कि नहीं जा रहे? ऐसे तो ऐसी कितनी टोटल संख्याएं हैं? 360 तक पहुंचते पहुंचते यानी 24 ऐसी संख्याएं आपको मिलेंगी जिसमें जो 360 को विभाजित करती हैं। तो यानी कुल गुणनखंडों की संख्या ये हो गई आपके पास 3 अभाज्य भाजकों की संख्या। ये अभाज्य भाजक कौन कौन से आए? ये 1 2 और 3, 2 है, 3 है, 5 है। तो बेटा क्या लिख दोगे? यानी जो जितने आधार होते हैं ना उनकी काउंटिंग कर लो। तो आधार एक तो ये वाला है, एक ये और एक ये, तो कितने हो गए? वो 3। तो अभाज्य भाजकों की संख्या भाई कितने, कौन कौन से पद है? वो 3 पद है। एक तो 2 है, एक 3 है और एक 5 है। एक ये चीज पूछ ले हुए अपने से। अब जैसे बेटा कई बार क्या और कुछ चीज घुमाने के लिए आपसे ये पूछे कि ये जो अभाज्य गुणनखंड आए थे ना, ये जैसे ये 24 आएंगे, इनका जोड़ निकालने को कहते हो अपने को। चलो छोड़ो कोई बात नहीं। तुम तो खैर यहाँ तक की चीजों को दिमाग में रखनी है आपको। ठीक है, इस चीज को एक एग्जाम्पल के तौर पे उतार लो कि ये स्टेप बाय स्टेप। अब यहाँ पे क्या बदलेगा? यहाँ पे केवल ये संख्या बदलेगी और उसके अकॉर्डिंग आप काम करते जाओगे तो यहाँ पे उत्तर बदलते चले जाएंगे। ये चीज आपको काम। ठीक है, ओके। अब देखो बेटा, अब आप लोगों के दिमाग में ये आ रही होगी भाई कैलकुलेशंस को फास्ट कैसे करें। और कई बार क्वेश्चंस आता भी है, चेक करने को भी आता है आपकी कैलकुलेशंस कैसी है कैसी नहीं है। तो भाज्य भाजक इनकी बातें अपन ने की हैं। तो अब मैं बात करता हूं भाजकता के नियम। क्या हो गया? भाजकता के भाजकता के नियम, ये सब चीजें आपकी कैलकुलेशन को फास्ट करने में काम में आएंगी। और इससे जब क्वेश्चंस अपन करेंगे मतलब आपको आइडिया हो जाएगा यार ये तो आया हुआ भी है, इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है। क्या क्या पढ़ोगे आप? कहने को दे तो वो सिलेबस के अंदर वो 4 ही टॉपिक हैं, पर वो समुद्र है एक तरीके से। और वो समुद्र को एक बार आपने पी लिया ना,
तो कोई माय का लाल आपको नहीं रोक सकता कि 9 क्वेश्चन आ रहे तो 9 में से 9 करने को, 10 में से 10 करने को। फिर गलती होगी तो जल्दबाजी में होगी कि आपसे, कि ओवर एक्साइटेशन के अंदर, पर कंसेप्चुअली कहीं गड़बड़ नहीं होगी। एक बार आपने ढंग से सीख लिया और अभी आपने पास समय, तो ढंग से पढ़ो आप उसको और ईमानदारी से बैठ पढ़ो, अपने आप को धोखा मत दो पढ़ने में। अब भाजकता के नियम। अब कई बार क्या होता है कि अब जैसे अभी मैं गुणनखंड कर रहा था बेटा, तो ऐसा लग रहा था कि थोड़ी सी स्पीड मेरी तेज है या स्पीड यूं है कि इतनी जल्दी जल्दी कैसे, कि आप जैसे जो बेटा नॉन मैथ्स एंड बच्चे हैं वो सोचते हैं यार ऐसे कैसे, कुछ नहीं, कुछ रूल्स होते हैं उनको आपको दिमाग में आप हमेशा के लिए बिठा लेना है। टाइम है अपने पास, वो आपको बहुत आया, क्योंकि आपकी शुरुआत हो रही है, आपकी लाइफ की ये शुरुआत हो रही है। किसकी? एजुकेशन लाइफ की शुरुआत हो रही है टीचिंग डिपार्टमेंट में। मैं ये मान के चला हूँ कि सभी सेलेक्ट हो रही हो, है ना बेटा। तो यानी आपको इस एजुकेशन फील्ड के अंदर एक बहुत लंबा कैरियर चलना है, चाहे आप मैथ्स एंड हो या नहीं हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको मैथ्स, कई लोगों को बस केवल एग्जाम क्लियर करने के बाद नहीं पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। कोई हिस्ट्री में जाएगा, कोई पॉलिटिकल साइंस में जाएगा, कोई इंग्लिश में जाएगा, कोई हिंदी में जाएगा, है ना। तो और मैथ्स वाले तभी भी मेरे को नहीं सुन रहे होंगे क्योंकि उनको तो आता है सब कुछ। पर बेटा आपका जो कॉन्फिडेंस जो आने वाले टाइम में जो इन चीजों पे होगा ना, वो एक अलग ही होगा। अब जैसे भाजकता के नियम की बात करते हैं, यानी कोई भी अंक किससे भाग जाएगा, किससे नहीं भाग जाएगा, ये काम अपन कैसे करते हैं। तो दो के लिए तो सबसे पहले क्या होता है? दो, दो का नियम। कितनी भी बड़ी संख्या हो, करोड़ों में हो, क्या कह रहा हूं मैं, कि और उससे अपने से पूछा जाता है कि ये दो से विभाजित होती है या नहीं होती है। अगर अपने से ये पूछा जाता है ना, ये नहीं पूछेगा। पर मैं ये करते 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 एक ऐसी स्टेज पर पहुंचा दूंगा आपको अभी इसी क्लास के अंदर, कि आपको कि सर ये तो पूछा जाता है, इस टाइप से तो पूछा जाता है, तो उस जगह ये सब चीजों की अहमियत। ऐसा नहीं होता कि आपको कहने का मतलब है कि आपका जो टारगेट है, मतलब कि आपका खैर फर्स्ट ग्रेड का दे रहे हो आप तो वो तो सीधी मेरिट बन जाएगी। मान लिया असिस्टेंट प्रोफेसर का कोई एग्जाम दे रहा है और आरपीएससी के 4th फ्लोर पे मतलब कि उसका इंटरव्यू है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप एक जाना गोल अपना क्या 4th फ्लोर पे ही है, पर फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर से होते हुए जाओगे आप, तो आपको जानकारी होनी चाहिए उस चीज़ की, तभी आप 4th पे पहुंच पाओगे। तो यही है इसका मतलब कि दो का नियम। कितनी भी बड़ी संख्या हो, उसके इकाई अंक पर किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह 2 से विभाजित होती है। बस ये कंसेप्ट दिमाग में बिठा लो, कोई भी लिख दो, चाहे मैं लिख दूं 3, 5, 7, 0, 8, 9, 7। बेटा ये 2 से भाग जा रहा है क्या? इकाई क्या है? 7। इनमें से नहीं है, नहीं जा रहा। जा रहा है क्या? हाँ 2 है, इकाई अंक पे आ गया, जा रहा है। जा रहा है क्या? हाँ इकाई अंक पे 0 आ गया, जा रहा है। इकाई अंक पे 6 आ गया, जा रहा है क्या? जा रहा है। बस आपको फिर भाग देके देखने की जरूरत नहीं है कि अब ये 2 का देके देखूं कि यार 2 दूनी 4 हो गया और 1 बच गया, 2 पंजे 10 हो गया, फिर ये 2 एकम 2 हो गया और फिर 2 छिंग 12 हो गया, कहीं देखने की जरूरत नहीं है। ये आपने ये रूल आपके दिमाग में बिठा लो, तो आपको कहीं वो चीजों को चेक करने की जरूरत नहीं। आप फटाफट फटाफट उस चीज को निकालो। ठीक है, तो बेटा ये 2 का रूल है। 3 का नियम। 3 का नियम, कोई भी संख्या 3 से विभाजित हो रही है या नहीं हो रही है, अगर आपको ये चेक करने को आ जाए या आपको ये चेक करने को आए जाए, तो इस वे में तो नहीं पूछता, पर ये चेक करना पड़ेगा आपको कैलकुलेशंस में बार बार, कहीं ना कहीं छोटे रूप में आता आता है। तो आप कैसे चेक करें? तो किसी संख्या के
किसी संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाजित होता है तो वह संख्या भी तीन से विभाजित होगी। ये 3 का नियम याद, जैसे बेटा मैंने आपको बोल दिया 721, देखना बेटा ये 3 से विभाजित हो रही है क्या? तो आपने देखा 7, 2 और 1 3 अंक आ रहे हैं, तो 7 + 2 + 1, 7 2 9 1 10, 10 में 3 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता। इसका मतलब 721 में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। सही बात में मैंने बोल दिया 5 7 0 8 9 3 1 6, ये लो लिख दिया अपने मन से कुछ। अब क्या 3 का भाग देने बैठे होगे क्या? क्या करना है? 5 और 7 12, 12 + 0 12, 12 8 20, 20 9 29, 29 और 3 32, 32 1 33, 33 और 6 39, 39 में 3 का भाग जाता है क्या? इनका सबका जोड़ क्या आया? 5 7 + 0 + 8 + 9 + 3 + 1 + 6, 12 12 8 20 9 29, 32 1 33 और 6 39। फिर देख लो 3 और 9 और 3 12। अब 12 में 3 का भाग जा रहा है क्या? जा रहा है ना, तो इसका मतलब इसमें भी 3 का भाग जाएगा। देख ले। अब बात क्लियर हो गई आप लोगों को? समझ में आ गई ना बेटा? इतनी भी बड़ी संख्या लिख दे हुए बस कि उसमें आपको अब चेक करने, बस अंकों का जोड़ निकालो। अगर वो जोड़ 3 से विभाजित होता है तो कितनी भी बड़ी संख्या हो वो भी 3 से विभाजित होगी। इसको तो बिल्कुल दिमाग में रख लो, ठीक है? उतारना है तो इसको इसी को उतार लो इसको। अब बात आती है बेटा 4 का नियम। ऐसे 4 का चेक करने को आ जाए, कोई भी संख्या 4 से विभाजित होगी या नहीं होगी? यदि किसी संख्या के, यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होते हैं या अंतिम 2 अंक 0 0 हो या हो, तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। समझना बेटा, कोई भी संख्या आपको दे रखी है, लिख देना अपने मन से कुछ भी, 5 7 0 6 8 2 7 2 8, ये लिख दिया। अब आपको ये चेक करना है इसमें 4 का भाग जाता है या नहीं जाता। ठीक है साहब, चेक करते हैं। चेक क्या करें? ठीक है साहब, ये चेक करते हैं, ये 4 और ये शुरू कर दें। देखें इतना टाइम नहीं है बेटा। क्या चेक करना है कि 4 से भाग, तो आपको ऐसे चेक न करके ये, हाँ क्या चेक करना है? किसी संख्या के अंतिम, संख्या तो ये है पूरी, इसके अंतिम 2 अंक कौन से बेटा? ये 28। अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होते हैं। 28 में 4 का भाग जाता है क्या? 7 चौक 28, 4 7 28 जाता है ना, तो बस अब आंख बंद करके कह दो ये पूरी संख्या में 4 का भाग जाता है। मेरी बात समझ में आ गई? या कोई ऐसे लिखा हो
6, 7, 0, 8, 9, 5, 0, 0। या तो अंतिम दो अंक 4 से विभाजित होने चाहिए या अंतिम दो अंक 0, 0 होने चाहिए। तो ये अंतिम दो अंक 0, 0 है ना, तो भी ये 4 से विभाजित होगी, करके देख लेना। तो ये 4 का नहीं। ठीक है बेटा, क्लियर है बेटा? देखो मेहनत करना, तभी उस चीज का रिजल्ट आएगा, वो तभी मेरे को संतुष्टि मिलेगी। अब अपन बात करते हैं बेटा 5 का नियम। 5 का नियम तो क्या, यदि अंतिम अंक 0 या 5 है, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 है, तो वह 5 से विभाजित होगी, तो वह 5 से विभाजित होगी। ये आपको ध्यान, ठीक है बेटा? अब 6 का नियम। यदि कोई संख्या, यदि कोई संख्या 2 व 3, 2 या 3 नहीं, 2 व 3 दोनों से विभाजित होती हो, होती हो, तो वह 6 से भी विभाजित होगी, 6 से भी। बस फिर 2 का भी भाग जाना चाहिए और 3 का भी भाग जाना चाहिए। तो 2 का नियम भी आपको आता है, 3 का नियम भी आता है। जैसे कोई भी संख्या लिखी हुई है, जैसे 636 ही लिखा हुआ है, ये 6 से जा रहा है कि नहीं जा रहा, तो पहले देख लो इसमें 2 का जा रहा है क्या, अरे अंत में 6 है, सम संख्या है, जाएगा, पढ़ा तो इन दो। 3 का जा रहा है क्या, जोड़ के देख लो, 6 3 9 9 6 15, 15 में 3 का जाता है नहीं, 2 3 दोनों का जा रहा है, तो इसका मतलब 6 का भी जाएगा। समझ में आ गई बात? ऐसे कितनी बड़ी संख्या लिखी हुई हो भाई, 3 5 0 8 7 9 1, ये 6 से जाएगा क्या? नहीं जाएगा। क्यों? इकाई अंक पे क्या 1 आ गया, तो इसका मतलब 2 से तो जाएगा ही नहीं, तो 3 को चेक करने की जरूरत ही नहीं अपने को। मेरी बात समझ में आ गई? आपको ऐसे चीज को ध्यान रखना। अब बेटा अपन बात करते हैं 7 का नियम। ढंग से समझना इस रूल को, कैसे चेक करते हैं 7 से कोई भी संख्या 7 से विभाजित हो रही या नहीं हो रही है, इसको कैसे चेक करते हैं, इसको देखना बेटा। किसी भी संख्या के संख्या के इकाई अंक को दुगना करके शेष संख्या में से घटाते जाते हैं और अंत में प्राप्त संख्या यदि 7 से विभाजित
होती है तो संपूर्ण संख्या 7 से भाज्य होगी। ये ध्यान, मैंने क्या बोला बेटा, किसी भी संख्या के इकाई अंक को, किसी भी संख्या के इकाई अंक को, मान लिया कोई संख्या दे रखी है ये, किसी भी संख्या के इकाई अंक, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो इकाई अंक कौन सा है? ये समझना, एक बार नियम समझ लिया फिर मात नहीं खाओगे। किसी भी संख्या इकाई अंक को दो गुना दुगुना करके शेष संख्या में से घटाते हैं। इकाई अंक तो बेटा 5 है और शेष संख्या कौन सी होगी? 1228। तो देखना 1228 शेष संख्या, किसी भी संख्या की इकाई अंक को दो गुना, 5 का दो गुना कितना होता है? 5 दूनी 10। इकाई अंक का दो गुना, शेष संख्या 1228 में से घटाते हैं तो ये नहीं घटाते। देखो केवल इस परिभाषा का कहना मान रहा हूं कि शेष में से घटाया आपने तो क्या बच गया आपके पास? 1228 में से 5 दूनी 10 गए तो कितना बच गया? 1218। ठीक है साहब, अब वापस आ जाओ। इकाई अंक कौन सा? 8। इकाई अंक कौन सा है? 8। शेष क्या बचा हुआ बेटा? 121। 8 का दुगना कितना होता है? 16। तो क्या बच गया आपके पास? 105। फिर इकाई अंक कौन सा है? 5। तो शेष क्या बच गया? 10। शेष क्या बच गया आपके पास? 10। और 5 का दुगना कितना होता है? 10। 10 में से 10 गई 0। जीरो को तो किसी से भी डिवाइड कर सकते हैं, जीरो ही आना एक तरीके से। और वैसे देख लो 105 बचा है, 7 से भाग जाता कि नहीं जाता? 7 एकम 7, 3 बचा 35, 7 पंजे 35, जाता कि नहीं जाता? तो इसका मतलब ये संख्या भी किससे भाग जाएगा? 7 से इसके अंदर भाग जाएगा। तो जब भी 7 के भाजकता के नियम की बात आ जाती है, 7 से चेक करना आपको हो, तो कितनी भी बड़ी संख्या दे रखी हो बेटा, उसके इकाई अंक का दोगुना करके शेष संख्या में से घटाते जाओ, ये प्रक्रिया अनुवर्त करते चले जाओ, और एंड में जो बची हुई शेष संख्या अगर वो 7 से विभाजित हो रही है तो अपन कह देंगे वो पूरी की पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना। अब बात करते हैं बेटा 8 की। ये बात पकड़ में तो आ गई ना? किसी संख्या के अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक यदि 8 से विभाजित होते हैं, 8 से विभाजित होने का मतलब 8 का भाग जाता हो, विभाजित हो तो वह संख्या भी 8 से विभाजित होगी। यानी कोई भी संख्या आपके पास दी हुई है और उसके अंतिम 3 अंक 8 से अगर विभाजित हो रहे हो, जैसे ये दे दिए संख्या का अंतिम 3 अंक कौन से बेटा? 5, 9 और 2। अब इसमें देखो 8 का जा रहा कि नहीं जा रहा? 8 7 56, 3 बच गया, 8 चौक 32। अगर इन 3 अंकों की बात करूं तो इसमें 8 का जा रहा है कि नहीं जा रहा? जा रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा? पूरी संख्या यानी 72,592 के अंदर भी 8 का भाग जाएगा। अब चाहे से मैं कुछ भी लिख दूं ना यहाँ पे 5708, ये लो। अब कहने का मतलब करोड़ों में आ गई भाई, जा रहा है कि नहीं जा रहा? तो बस अपने को तो अंतिम 3 अंक चेक करने हैं कि अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा। तो अपन क्या कह देंगे? वो 8 से विभाजित होगा।
9 के लिए वही, अगर संख्याओं का जोड़ 9 से विभाजित हो रहा हो तो क्या, जैसे वो 3 का नियम था वैसे वैसे 9 के लिए भी अपन बात कर लेंगे। संख्याओं के अंकों का योग अगर 9 से विभाजित हो रहा हो तो अपन 10 का आपको मालूम है ही। अब आते हैं मेन 11 का। 9 का पकड़ में तो आ गई ना बात। वो संख्या दी हुई होगी, उन संख्या के अंकों का जोड़ मेन अगर 9 का भाग जा रहा हो, जैसे वो 3 वाला चेक किया था अपने, तो अगर वो पूरा पूरा चला जाता तो 9 से विभाजित होगी। ठीक है, अब बात आती है 11 का नियम। अब देखो, यदि किसी संख्या के सम स्थानों व विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर यदि 0 या 11 का गुणज या भाग जाता हो 11 का गुणज हो, तो वो संख्या भी क्या होगी, 11 से विभाजित होगी। कि यदि किसी संख्या के, जैसे एक संख्या लिख लेते हैं अपन बेटा, इससे संबंध, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 2 3 4 5 6। यदि किसी संख्या के सम स्थान कौन कौन से हैं, ये दूसरा, चौथा, छठा। विषम स्थान कौन से हैं, ये ये और ये तो सम स्थान हो गए, ये विषम स्थान हो गए। अब समझना, यदि किसी संख्या के सम स्थानों व विषम स्थानों के अंकों का योग, तो बेटा पहले सम स्थानों के अंकों का योग कर लेते हैं। सम 7 + 3 + 1, 7 और 3 10, 10 और 1 11। और विषम स्थान वाले 4 + 5 + 2, 4 5 9 और 2 11। इन दोनों का अंतर 11 - 11 क्या गया, 0 आ गया। अपन ने क्या बात की थी, सम स्थानों और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर यदि 0 या 11 का गुणज हो, तो क्या आपको मिल गया, 0 मिल गया ना बेटा। तो इसका मतलब ये संख्या 11 से विभाजित होगी। आ गई बात समझ में। अब जैसे देखो, अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या, 7 4 3 5 x 2। अब ये क्वेश्चन पूछा, अब देख लेना, x का मान ज्ञात कीजिए यदि यह संख्या 11 से विभाजित है तो। देख लेना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में आया ना, आ गया भाजकता के ऊपर डिपेंडेंट चीज। मतलब क्वेश्चन नहीं भी आता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये तो चीज आपको होनी चाहिए कैलकुलेशंस के लिए। ये कंसेप्ट तो डेवलप आपके दिमाग में वैसे भी होने चाहिए, पर मैं कह रहा हूं फिर भी निरर्थक नहीं है कुछ भी, क्यों, ये आप पूछता नहीं है कि आपसे कोई भी अंक लिख देता है किसी भी नंबर पे कि ये पूछो। अब आप सिंपल सी बात है कि हाँ भैया सम स्थान कौन से हैं, कि ये दूसरा, चौथा, छठा, ये विषम, ये विषम, ये विषम। तो 7 + 3 + x, ये तो सम हो गया, यानी 10 + x हो गया। विषम 4 + 5 + 2, ये कितना हो गया, 11। तो 10 + x है, और ये क्या है बेटा, विषम वाला कितना है, 11। ये क्या आना चाहिए,
भाई 0 या उसका मल्टीपल होना चाहिए। तो अब ये देख लो 10 माइनस 11 यानी ये x माइनस 1 बराबर 0। तो x बराबर क्या आ गया 1। क्या था यहाँ पे x की जगह 1 ही तो था। मेरी बात पकड़ में आई कि क्यों कर रहा हूं मैं ये मेहनत आप लोगों के लिए कि चीज आएगी। मैंने कहा ना कोई भी चीज निरर्थक नहीं है यहां पर भी, नहीं तो रटते रहो बस अपने कंसेप्ट बैठा हुआ अपने दिमाग में बस, तो फिर ठीक है उस नियम के अकॉर्डिंग। ये एक आ गया देख लो, ये एक, इस एक की जगह तो मैंने एक्स लिखा है यहाँ पे, तो देखो कैलकुलेशन से आ रहा कि नहीं आ रहा। ये सम वाला भाव था, ये विषम वाला था, ये सम संख्याओं का जोड़ 10 प्लस एक्स आ रहा था, ये विषम संख्या। अब ये 10 प्लस एक्स, एक्स का मान नहीं है, वो एलजेब्रा उस पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में मैंने डिस्कस किया था। सजाती नहीं तो ऐसे कैसे पढ़ा रहे, तो कोई दिक्कत नहीं, इन दोनों का अंतर 0 आ जाना चाहिए, तब नहीं आ रहा बस फिर ये क्वेश्चन हो, ये 11 का नियम हो गया है ना। उतारो समझो इस चीज में। ऐसे बेटा 13 का नियम भी होता है। 13 के नियम में अपने को क्या याद रखना, कोई भी इकाई अंक को चौगुना करते हैं। इसमें क्या करते हैं 13 के नियम में, किसी संख्या के इकाई अंक को चौगुना कर शेष संख्या में जोड़ते हैं। शेष संख्या में जोड़ते हैं, यहां याद रखना जोड़ते हैं, जोड़ते हैं और फिर जोड़ते हैं, फिर प्राप्त संख्या वही 13 से भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा, प्राप्त संख्या 13 से विभाजित होती है तो संपूर्ण संख्या भी 13 से विभाजित होगी। जैसे बेटा देखो कोई संख्या लिखी हुई, ये लिखी हुई कि भैया 13 से भाग जा रहा कि नहीं जा रहा है इसके अंदर, तो इकाई अंक कौन सा है 8, इसका 4 गुना शेष संख्या में जोड़ते हो। शेष कौन सा हो गया ये, तो 1255 डायरेक्ट लिखो, 4 गुना किया 8 चौक 32, ये जोड़ दिया, जोड़ो साहब 5 2 7 5 3 8, ये क्या आ गया 1287 आ गया। फिर वही फर्दर प्रक्रिया, इकाई अंक कौन सा है 7, शेष क्या है ये 128, इसका जो 7 चौक 28, ये जोड़ा तो क्या गया 156। फिर इकाई अंक क्या है 6, शेष क्या है 15, 4 गुना क्या हो गया 24, 15 24 39, 39 तो 13 से भाग जाता है ना, 39 का मतलब इसमें भी भाग जाएगा। क्लियर है, इस चीज को भी ध्यान रखो आप। तेरह के बाद 17 का ले लो, 17 का नियम, इसमें क्या करना बेटा, किसी भी संख्या के इकाई अंक को किसी भी संख्या के इकाई अंक को 5 गुना कर शेष से घटाते हैं, शेष से घटाते हैं, ये नियम है। अब वही फर्दर शेष से घटाते हैं तो फिर एंड में देख लो ना कि वो 17 से भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा। बस इसमें ये ध्यान रखना है इकाई अंक को 5 से गुणा कर 5 गुणा करके अपने को घटाना है। 19 का नियम,
किसी भी संख्या के इकाई अंक को, इसमें घटाते का ध्यान रखना, अंक को 2 गुना कर शेष में जोड़ते हैं, और ये प्रक्रिया चलाते रहते हैं, और बाद में और फिर 19 से भाग जाता है, वो चेक कर लेते हैं, बस खत्म बात। तो बेटा कहने का मतलब ये है, कम से कम आपको ये यहाँ तक के भाजकता के नियम आपके दिमाग में आज सेट होना चाहिए। आज का आपका होमवर्क यही है कि अपन ने जो भी बातें की हैं वो सारी आपके दिमाग में होनी चाहिए, कॉपी में आपके पास लिखा हुआ होना चाहिए। इसको बार बार अगले 24 घंटे तक वापस, पूरा 24 घंटे तक का मतलब कि जितना आपने अपने टाइम टेबल में मैथमेटिक्स के लिए जितना टाइम सेट कर रखा पर डे, उसमें आपको मतलब ये चीज़ें टिप्स पे हो जानी चाहिए, स्टेप बाय स्टेप। चलो इतना कुछ ज़्यादा मैंने कुछ कराया नहीं है इसमें, है ना, पर कम से कम ये बहुत ज़्यादा असेंशियल है, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस को घुमा। जैसा उन्होंने 11 की बात की थी, क्योंकि 11 का आया हुआ है इसलिए मैंने उस क्वेश्चन को समझा दिया, वो किसी पे भी पूछ सकता है। पर ये रूल्स आपको ध्यान में होने चाहिए, अगर रूल्स आपको ध्यान में नहीं तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। हरी भाषा में, चलो ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।